हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्स हर साल इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पिछले साल भी 2024 में क्वेश्चन देखने को मिला। 2023 में भी क्वेश्चंस इस पे आए थे मैच लिस्ट के फॉर्म में। जैसा कि मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस में तुम्हें बताया भी है कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिकली एएस कह लो या फिर इंड एएस कह लो, उससे तुम्हें कैसे तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यू एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देख लो, सो दैट तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाए कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे लिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंड एएस क्या होता है और कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फॉर्मल गाइडलाइन है, कह सकते हो एक रूल बुक की तरह है या फिर एक फॉर्मल गाइडलाइन है जो कि हमें बताता है कि कैसे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। जो भी तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें जो भी तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखते हो, वो किस तरीके से तुम्हें लिखना है, वो कौन हमें बताता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? गाइडलाइन की तरह है। ठीक है। दे एम टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस द डिफरेंट एंटिटीज। तो कहने का ये मतलब है कि हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखना है। अब ये चीज अगर हमें पता होगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी चीजों की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जिसको रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज जो होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं, उसको कंसीडर करती हैं। और इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करो जिसके थ्रू जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए, मेजर कर पाए और प्रेजेंट कर पाए या फिर कह लो डिस्क्लोज कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है। अगर बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, पहला यहां पे देखोगे, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिफॉर्मिटी से मतलब है एक कंसिस्टेंसी के साथ आप एक रूल को यहाँ पे क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। जो भी चीजें होंगी उस रूल के अकॉर्डिंग ही चल रही होंगी वहां पे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग के जितने भी यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, उनको ये पता होना चाहिए कि ये फर्म या फिर ये कंपनी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए चल रही है। और ये चीज कहां से हमें क्लैरिटी मिल पाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही मिल पाती है। टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। तुम्हें पता ही होगा डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं और अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं अकाउंटिंग के। तो इससे कहीं ना कहीं चीजें डाइवर्स हमें देखने को मिलती है, कंफ्यूजन हो सकता है इसके कारण से। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा है ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जिस ईयर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर भी कर सकते हो। ये कौन इंश्योर करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग अथॉरिटी कंसीडर करती है। तो जाहिर सी बात है हमारी जो रिलायबिलिटी होगी वो अच्छी होगी, इस पे जो इसकी क्रेडिबिलिटी होगी वो भी काफी रिलायबल होगी या फिर कह सकते हैं बेस्ट होगी। नेक्स्ट अगर देखो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक मिनट। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वही जो तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखा उसी से मिलते जुलते चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। लाइक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ये रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करता है। आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलायबल हो सकते हो। देयर आर न्यूमरस पार्टीज दैट आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, ये चीज हमने ऊपर पढ़ा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग द वेरियस ग्रुप्स। अब जाहिर सी बात है अलग अलग ग्रुप होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके बीच कभी ना कभी कंफ्लिक्ट तो अराइज होगा किसी ना किसी चीज को लेकर। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेकर, मतलब पैसे के टर्म्स में, ट्रांजेक्शन्स के टर्म्स में। तो उस चीज को सॉल्व कौन करता है, उस चीज को रिजॉल्व कौन करता है? तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस चीज को रिजॉल्व करने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होती है हमारे लिए मददगार साबित होती है कि कैसे हम जो चांसेस होते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर दे या फिर फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम करता है। और ऑडिटर के लिए तो हेल्पफुल होता है, क्योंकि ऑडिटर के लिए एक बेसिक नॉर्म्स वो खुद एस्टैब्लिश कर देता है कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज इसके लिए आपके लिए रिलायबल है, एक ऑडिटर बहुत ही इजीली वहां पे अपने काम को परफॉर्म कर पाता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अगर लिमिटेशंस तुम देखना चाहो अगर, तो एक मिनट, ये देखो लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्टिव इनिशिएटिव है, रिजिड इन नेचर है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, और ऑडिटर के जजमेंट को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, बाधाएं क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना कि कैसे रिजिड है नेचर में, रिस्ट्रिक्ट नए नए इनिशिएटिव्स अगर कोई लेकर आता है तो उसको ये कैसे रोक देता है, वो कैसे है, रिजिडिटी क्यों है इसमें इतनी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैसे बेस्ड है, और ऑडिटर के जजमेंट को कैसे ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये भी तुम देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको कि हम आईएफआरएस भी बोलते हैं। और ये आईएफआरएस कौन इशू करती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईएएसबी है। ठीक है, तो द टर्म आईएफआरएस रिफर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स issued by International Accounting Standard Board IASB. IFRS also covers a wide range of international accounting standards issued by the International Accounting Standard Committee. तो बताया जा रहा है कि IFRS के अंदर वेरियस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं जो कि IASC कवर करती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंप्लाई विथ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। तो IFRS से यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं IFRS के, जिसे कि अभी हम देखेंगे, उसको फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। जैसे इसके एजम्पशन है कि लाइक पहला आता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तुमने पढ़ा होगा कि एक एजम्पशन है जिसमें ये कहा जाता है कि बिजनेस जो है वो लंबे अरसे तक, इनफिनाइट पीरियड तक कंटिन्यू रहेगी। अक्रूअल एजम्पशन है, इस एजम्पशन के अनुसार जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो जिस वक्त अकर हो रहे होंगे, जिस वक्त वो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे उसी वक्त हमें रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेजरिंग यूनिट assumption, द मेजरिंग यूनिट इज द करंट परचेजिंग पावर, इट मींस दैट असेट्स आर सोन इन द बैलेंस शीट एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट बट दे आर सोन एट अ करंट और अ फेयर वैल्यू। मतलब कहने का है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेजरिंग यूनिट रहेगी वो हमारी करंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब अभी के टाइम पे हम कितनी चीजों को अपने दिए गए पैसे से खरीद सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप बैलेंस शीट में एसेट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हो, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करंट वैल्यू पे या फिर फेयर वैल्यू पे शो करना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमें जरूरत ही क्या है आईएफआरएस की। तो सबसे पहला ये हमें एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द ग्लोबल कैपिटल मार्केट। अब जैसा कि पता होगा कि कैपिटल मार्केट जो है वो ग्लोबल बन चुका है, बहुत सारी कंपनीज उसे एक्सेस करती हैं, वहां पे अपने वर्क को परफॉर्म करती हैं, तो उसको एक्सेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट तुम देखोगे कंपैरिजन करने में हमें हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम करते हैं उसमें ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है, कंपेरेबिलिटी लेकर आता है, मतलब चीजों को आप इजिली डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो। उसमें जो भी रूल्स फॉलो होंगे वो यूनिफॉर्म चल रहे होंगे, कंटिन्यूस चल रहे होंगे, एक सीक्वेंस में चल रहे होंगे। इट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमें जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमें कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना है, हमें कंपैरिजन करना है, और हमें अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी लानी है। और भी तीन यहाँ पे देख सकते हो, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन होता है हमारे एसेट्स का, और ये आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी फ्रॉड को कमिट करने में और अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने में, जो कि अच्छी बात है। अब चाहो तो तुम बेनिफिट्स देख सकते हो, यहाँ पे बेनिफिट बताया गया कि कैसे ये इन्वेस्टर्स के लिए मददगार साबित होता है, इंडस्ट्री के लिए ये कैसे हेल्पफुल साबित होता है, और वैसे इंटरप्राइजेस जो कि ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए, और कैसे हमें कम दाम पे, कम कॉस्ट पे फंड्स रेज करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है इंड एएस को हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये एक इंडियनाइज्ड वर्जन है किसका, आईएफआरएस का। हमने आईएफआरएस पढ़ा अभी, उसका अपने भारत के वर्जन में क्या नाम दिया गया है, इंड एएस। तो आईएफआरएस एक सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो कि डेवलप कौन करती है, आईएएसबी।
जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है और यूजर्स के सामने प्रेजेंट करना है। तो उसी का एक इंडियन वर्जन नाम दिया गया इंड एएस। तो इंड एएस क्या एक मॉडिफाइड वर्जन है आईएफआरएस का। इंड एएस आर कंप्रहेंसिव एंड वाइड। इट कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। वही सारी चीजें होंगी जो कि आईएफआरएस में हमें देखने को मिलती हैं, बस इंडियन कंटेक्स्ट में। Ind AS is a principle based. Under Ind AS items are shown in the balance sheet as per the principles जो कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से एसोसिएटेड होंगे, उसके बेसिस पे होगा। नेक्स्ट अगर तुम देखो तो इंड एएस जो है ये इंफेसाइज करता है किस पे? ट्रांसपेरेंसीज पे, अकाउंटेबिलिटी पे। मतलब आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, चाहे वो पीएनएल हो या फिर बैलेंस शीट हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, लोग जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार रहें। तो ये इंड एएस कहता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें यूनिफॉर्मिटी है। आप इंफॉर्मेशन जो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करोगे, आप उसके लिए पॉलिसीज, वेरियस पॉलिसीज अडॉप्ट करोगे। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को आप रिमूव करोगे। जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसके जाहिर सी बात है वेरियस इफेक्ट्स होंगे, तो उस इफेक्ट को रिमूव करना। कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करना, और रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटीग्रेट करना कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है और क्रेडिबिलिटी उसमें है। ठीक है, मेरिट्स की अगर बात की जाए तो इंडियन कंडीशन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पे इसमें दी गई है कि कैसे आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करोगे उसमें यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट अगर तुम देखो, लास्ट क्या सेकंड लास्ट देखो, तो इन्वेस्टर्स के लिए मददगार साबित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे हाई क्वालिटी, रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होंगे। और लास्ट देखो तो डिफिकल्टी इन टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट, वही सेम चीज जो एएस में तुमने पढ़ा, लगभग चीजें सेम है, बस यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस में। अगर डिफरेंस चार्ट की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन इंड एएस जो है हमारे किस पे बेस्ड है? आईएफआरएस पे बेस्ड है। प्रिंसिपल की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ये रूल बेस्ड होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लंबे होते हैं और कॉम्प्लेक्स इन द नेचर होते हैं। लेकिन इंड एएस की बात करें तो ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ड्राफ्टेड इन अ टेक्निकल लैंग्वेज विथ मोर देन वन ऑप्शन एज इन द केस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लेकिन इंड एएस जो होता है इसको जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं तो इसको एक काफी सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स की बात की जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये फॉलो करता है एज ओल्ड कंसेप्ट को, जो पुराने कंसेप्ट लाइक हिस्टोरिकल कंसेप्ट की बात हुई थी उसको। लेकिन इंड एएस जो है ये आईएफआरएस पे बेस्ड होता है। तो दे कमांड हायर ट्रस्ट एंड रिलायशन बाय द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। जो इतने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ट्रस्ट को बनाए रखता है ये। ठीक है, आगे देख लो यूनिफॉर्मिटी की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उतना तुम्हें यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इंड एएस में तुम्हें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। और मल्टीपल रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर मल्टीपल रिपोर्टिंग फॉर कंपनीज लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज दैट यूजेस वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ होम कंट्री एंड अनदर सेट इन फॉरेन कंट्री। लेकिन जो इंड एएस होता है ये इंश्योर करता है कि कोई मल्टीपल रिपोर्टिंग नहीं होगी कंपनीज के लिए जो कि अलग अलग कंट्री में लोकेटेड है। मतलब कहने का है कि एएस कहता है कि हम कंपनीज के लिए जो उनके जो ब्रांचेस होंगे जो अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है उनके लिए अलग अलग हम यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम रखेंगे। लेकिन इंड एएस कहता है नहीं, कोई मल्टीपल रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए कंपनी के लिए जो कि अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है। ठीक है, अब आता है रटने वाला चीज। यहाँ पे तुम देखोगे डिफरेंट इंड एएस के नंबर्स दे रखे हैं, तो याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इन सारी चीजों को बार बार जब रीड करोगे तभी ये चीजें याद होगी। तुम इसका प्रिंट आउट लेके तुम अपने सामने चिपका सकते हो या फिर इसको तुम पेन पेपर पे भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इन सबको याद रख लेना। आगे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसके बाद और भी हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं, डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि AS3 किसका है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे मैच लिस्ट पूछ लिया जाएगा। मान लो AS15, AS10, AS9, 8, 7 ऐसे दिया हुआ और बाकी सामने 4 चीजें लिखी हुई है। तो AS9 किसका है? मैच करोगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। AS10 किसका है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एक एक करके इसको मैं बता देता हूँ। AS1 जो है ये हमें बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करेगा। AS2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की। AS3 में तुम देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा आ जाता है। AS4 के अंदर जितने भी कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स जो होते हैं
वो बैलेंस शीट डेट के बाद जो अकर हो रहे थे वो आएंगे। नेट पी एंड एल तुम्हें कहां देखने को मिलेगा, AS5 में। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 में। ऐसे ही AS9 में रिवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 में द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS13 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे ही करके तुम्हें कहां तक जाना है, AS28 तक, 29 तक तुम्हें जाना है। तो इसको एक बार रट लेना, प्रिपेयर कर लेना। मैं धीरे धीरे एक बार मूव करता हूं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, AS1 से AS7 तक का स्क्रीनशॉट लो, या फिर ऐसे अगर तुम ऐप में देख रहे हो तो इसकी PDF फाइल तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से कवर कर लेना। आज का लेक्चर हमारा इतना सही रहेगा, छोटा सा ही रहेगा, 15 मिनट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पार्टनरशिप जैसे टॉपिक को और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये इंड एएस पढ़ाना जरूरी था, इंड एएस और एएस। ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं, लेकिन यही बेसिक सी चीजें जो बातें तुम्हें मैंने बताई, यही सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप को। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टनरशिप को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।